एपिसोड 121 संध्या प्रेम का झगड़ा। मीरा सिद्धार्थ को बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। वह ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसके सामने खड़ा यह आदमी उसका सिद्धार्थ है या नहीं। कि तभी सिद्धार्थ की आवाज आती है, क्या आप ठीक हो? पर सिद्धार्थ के इतना बोलने के बाद भी मीरा उससे अलग नहीं होती, ना ही कोई जवाब देती है। वो बिना कुछ बोले सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ खुद से लगे उस औरत को ध्यान से देखता है। मीरा को ऐसे देखने से सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसे पहले भी कहीं मिले हैं, पर कहाँ। एक दूसरे के गले लगे मीरा और सिद्धार्थ ऐसे ही थे कि तभी पीछे से मिस्टिया सिद्धार्थ के हाथ पकड़ हिलाते हुए पूछती है, डैडी क्या आप ठीक हो? मिस्टी के बात सुन सिद्धार्थ का ध्यान टूटता है। वह मीरा से खुद को अलग करते हुए मिस्टी की ओर देखते हुए उसके गालों को टच करते हुए बोलता है, हाँ बेटा डैडी ठीक है। तुरंत ही मिस्टी मीरा की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं होता। वो बिना पलके झपकाए उन दोनों की ओर ही देखे जा रही थी। ये देख मिस्टी उससे भी पूछती है, आंटी क्या आप ठीक हो? पर मिट्टी के इस बातों का कोई जवाब न दे मीरा तुरंत ही वहां से गेट की ओर वापस भागने लगती है। डैडी इन आंटी को क्या हुआ? मीरा को ऐसे कुछ सेकंड भागते देख सिद्धार्थ वापस से अपनी बेटी का हाथ पकड़ उसे आगे चलने का इशारा करते हुए बोलता है, पता नहीं बेटा, खैर जाने दो, अब चलो आप। सिद्धार्थ मिस्टी को लेकर अंदर चल जाता है। वहीं मीरा अभी अपने कार में बैठे हुए रो रही थी। मीरा को यकीन था कि ये सिद्धार्थ ही था, फिर सिद्धार्थ उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। यही सब सोचते हुए मीरा के आंसू नहीं रुकते। मीरा कार के अंदर बैठे हुए सीट से अपना सिर टिका रो रही थी। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद अचानक से मीरा अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा के दिमाग में अभी कुछ चल रहा था। अचानक से मीरा अपना कार तेजी से वहां से स्टार्ट कर आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा के घर में संध्या, कुमार और प्रेम अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आज जो कुछ भी हुआ उससे तीनों की शक पर 12 बजे बजा था। अचानक से संध्या उठ उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि जीजा ऐसा कुछ कर सकते हैं मीरा के साथ। अब तुम मीरा को संभाला और भी मुश्किल होने वाला है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो भाई है? मुझे पता है भाई भाभी से कितना प्यार करते थे। प्रेम की बात सुन संध्या उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अच्छा वो तो दिख ही रहा है मीरा को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी सिद्धार्थ से पहले बिना उसको जाने हुए। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मेरे भाई सही नहीं था भाभी के लिए? अचानक से मीरा और सिद्धार्थ के बारे में बात करते हुए संध्या और प्रेम आपस में बहस करने लगते हैं। जहां संध्या अपने दोस्त को लेकर अभी सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा थी, वही प्रेम संध्या के इस बातों को सुनकर, क्योंकि संध्या उसके भाई की बेइज्जती कर रही थी। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख वहीं बैठा कुमार अपना सिर पीट लेता है। ये दोनों ही अभी बच्चे हैं। ये प्रेम ने मीरा से एक बार सुना था, पर आज उसको भी यकीन हो गया था। स्ट्रेंज ना, पहले यशवंत ठाकुर अपनी पहली पत्नी को धोखा दे बाहर एक दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनका बेटा भी लगता है। ये ठाकुर परिवार की यह खानदानी परंपरा रही है, दूसरी शादी करना। संध्या को ऐसे मुस्कुराते हुए ये सब बोलते देख प्रेम गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां कसते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अब हद से ज्यादा बोल रही हो? प्रेम को इतना गुस्से में देखने के बाद भी संध्या उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, क्यों तुम्हें बुरा लगा? पर ये तो सच है। संध्या की बातें सुन प्रेम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह संध्या को तो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रेम गुस्से में अपने सामने रखी टेबल को लात मार आगे बढ़ने से पहले कुमार से बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, भाभी वापस आ जाए तो तुम मुझे कॉल कर देना। प्रेम वहां से आगे बढ़ जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उसे बाहर से आती हुई मीरा दिखती है। मीरा के आंखों में अभी कोई आंसू नहीं था, वह बस उदास दिख रही थी। प्रेम को ऐसे बाहर जाते देख मीरा एक बार उसकी ओर देखते हुए घर के अंदर चली जाती है। मीरा को ऐसे अंदर जाते देख प्रेम तुरंत उसे का पीछा करते हुए बोलता है, भाभी क्या आप ठीक हो? आप बस मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा कि वो आखिर है कौन। आप ऐसे ही सिर्फ चेहरा देखिए नहीं बोल सकती कि भाई ने आपको धोखा दिया है। पर प्रेम की बातों का कोई जवाब न देते हुए मीरा लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। मीरा ऐसे ही बैठते देख कुमार और संध्या उससे कुछ पूछना चाहते थे, पर वो कुछ नहीं बोलते। वो सभी मीरा की ओर देख रहे थे जो सोफे पर बैठे कुछ सोच रही थी। कुछ देर की शांति के बाद अचानक से मीरा बोलती है, तुम्हें अब कुछ भी पता करवाने की जरूरत नहीं है। वह सिद्धार्थ है या नहीं वह कल ही पता चल जाएगा। मीरा की बात सुनते ही सब चौंक जाते हैं कि तभी संध्या पूछती है, कल पर कैसे? डीएनए टेस्ट? कुमार मैं चाहती हूँ कि तुम इतना बोलते हुए मीरा कुमार को अपना प्लान समझाती है। जैसे जैसे मीरा बोलते जा रही थी वैसे वैसे उन दिनों के चेहरे में चमक दिख रहा था।
मैं चाहती हूँ तुम ये सब जल्द से जल्द करो। कुमार को सब कुछ समझाने के बाद मीरा वहाँ से उठ वापस से सीडीओ की ओर जाने लगती है कि तभी मीरा रुक कुमार की ओर देखते हुए दोबारा से बोलती है, याद रहे मुझे इसमें कोई गलती नहीं चाहिए वरना ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। इतना बोलते हुए मीरा वापस से अपने रूम की ओर चली जाती है। मीरा अपने कमरे में जाती है तो देखती है ध्रुव अभी सोया हुआ था। ध्रुव को ऐसे सोए देख मीरा उसके पास जा उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, सॉरी बेटा पर आप चिंता मत करो, मम्मा आपको जल्दी ही आपके डैडी से मिलवाएगी। मीरा अभी अपने बिस्तर पर बैठे तकिए से सिर टिकाए हुए अपने और सिद्धार्थ की कुछ देर पहले वाली मीटिंग के बारे में सोच रही थी। मीरा को पक्का यकीन था कि वह सिद्धार्थ है। पहले मीरा को ये लग रहा था कि सिद्धार्थ उसे धोखा देने रहा है, पर अगर सिद्धार्थ मीरा को धोखा दे दिया है तो कम से कम उसे मीरा को पहचानना तो चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ के चेहरे में कोई भी चेंजेस मीरा को सामने देख नहीं दिखा था। अपने सामने मीरा की ऐसे अचानक से देखकर नहीं सिद्धार्थ खुश हुआ था, ना ही उदास। भला ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए मीरा चाहती थी कि वह एक बार ध्रुव और सिद्धार्थ का डीएनए टेस्ट करवाएं, जिसके बाद उसे क्लियर हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। अगर वह आदमी सिद्धार्थ नहीं तो मीरा इस बात को जाने देगी, पर अगर वह सिद्धार्थ है तो फिर वह ऐसे कैसे हैं? ये बात मीरा उसके बाद पता लगाएगी। दूसरी सुबह सिद्धार्थ मिष्टी को लेकर उसके स्कूल के लिए घर से निकलता है। चूंकि स्कूल उनके घर से कोई ज्यादा दूरी पर नहीं थी, इसलिए सिद्धार्थ मिष्टी के साथ हंसते खेलते हुए पैदल ही उसके स्कूल तक पहुंचता है। हमेशा की तरह आज भी स्कूल के बाहर चहल पहल था, पर अभी एक जगह पर काफी भीड़ दिख रहा था। उस जगह पर इतना भीड़ देख मिष्टी सिद्धार्थ से पूछती है, डैडी वहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं बेटा, पर आप अपने स्कूल जाओ, ये सब आपके लिए नहीं। सिद्धार्थ के बात को नकारते हुए मिष्टी वहां पर जाने की जिद करने लगती है। नहीं डैडी मुझे देखना है। मिष्टी की ऐसी जिद्दी देखना चाहते हुए भी सिद्धार्थ उसे उस ओर ले जाता है तो वहां पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था। 122 मीरा, सिद्धार्थ और ध्रुव की उलझन। अपनी बेटी की जिद मान सिद्धार्थ वहां जाता है तो देखता है वहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। स्कूल के बाहर ब्लड डोनेशन का कैंप सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगता है। क्या अब यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे अपने ब्लड डोनेट करने आएंगे? खैर सिद्धार्थ को क्या, वो एक बार ये देख वहां से वापस जाने लगता है कि तभी उसके सामने दो लड़कियां आकर खड़ी हो जाती हैं। सर क्या आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहते? ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने इस जिले के सरकारी अस्पताल के लिए लगाया है, क्या आप इसमें अपना को सहयोग नहीं देंगे? मैं उस लड़कियों की बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए बोलता है। सिद्धार्थ को ऐसे चौंकते देख मिष्टी उन लड़कियों की और देख अपनी बचकानी आवाज में पूछती है, अच्छा दीदी आप मेरे डैडी की कैसी हेल्प मांग रही हो? बेटा जिला के अस्पताल के ब्लड बैंक को भरने के लिए हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। हम तो बस आपके डैडी से हेल्प मांग रहे थे ताकि वह भी उन गरीब लोगों की मदद कर सके जो ब्लड खरीदने में सक्षम नहीं है, पर आपके डैडी लगता है हमारी हेल्प नहीं करना चाहते। लगता है वह उतने भी स्ट्रांग नहीं जितने आप समझती हो। उस लड़की की इस बात को सुन सिद्धार्थ उसकी ओर चौंकने वाली नज़र से देखने लगता है। क्या ये लड़की यहाँ पर उसकी बेटी को भड़काने आई है? चलो बेटा हम चलते हैं। ये बोल सिद्धार्थ अपनी बेटी को यहाँ से लेकर आगे बढ़ने लगता है कि तभी दोबारा से वह लड़की बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा आपके डैडी उतने स्ट्रांग भी नहीं। उस लड़की के इस जवाब को सुन अभी सिद्धार्थ उससे कुछ बोल पाता कि तभी मिष्टी बोलती है, नहीं मेरे डैडी बहुत स्ट्रांग है, वह हमेशा से सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं और वह आज भी करेंगे, है ना डैडी? क्या मैं? हाँ डैडी आप आउटशुत्रु दिखा दो इनको कि मिष्टी के डैडी कितने स्ट्रांग है। अपनी बेटी के इस जवाब को सुन सिद्धार्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वही मिष्टी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की ओर ही देख रही थी। अंत में थक हार कर सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले उस लड़कियों से बोलता है, कहाँ चलना है? सिद्धार्थ की बातें सुन उनमें से एक लड़की तुरंत आगे बढ़ उससे मिष्टी को लेने की कोशिश करते हुए बोलती है, सर इधर पहले आप एक काम करिए, आप इस क्यूट बच्ची को मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ उस लड़की को अपनी बेटी बिल्कुल नहीं देना चाहता था, पर तभी मिस्टो उसे देने का इशारा करती है। ये देख सिद्धार्थ उसको रखने के लिए दे देता है। वही सिद्धार्थ को खाली देख दूसरी लड़की तुरंत उसे अंदर की ओर चलने का इशारा करती है। तुरंत ही सिद्धार्थ उसके अंदर पहुंचता है। बाहर से दिखने में तो यह एक नॉर्मल टेंट लग रहा था, पर अंदर उसमें सारी ही 5 स्टार होटल वाली सुविधा थी। सिद्धार्थ के वहां आते ही तुरंत वहां 2 नर्स उसे हॉस्पिटल बेड पर लिटा देती है। तुरंत ही वहां 4-5 डॉक्टर आ जाते हैं। सिद्धार्थ के सामने खड़े वह सारे डॉक्टर फॉरेन लग रहे थे। उन डॉक्टर को देख सिद्धार्थ खुद में बुदबुदाता है,
क्या ये सच में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर? सिद्धार्थ अभी इससे आगे कुछ और समझ पाता कि उससे पहले ही डॉक्टर की ड्रेस पहने एक लड़की उसके पास खड़ा हो, उसका हाथ पकड़ लेती है। उस लड़की के हाथ पकड़ते ही सिद्धार्थ उसकी ओर देखता है तो वो उसके आंखों में ही खो जाता है। सिद्धार्थ शांत हो जाता है, उसके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। सिद्धार्थ को पता ही नहीं चलता है कि कब ब्लड डोनेशन के नाम पर उसके सामने खड़े उन डॉक्टर की टीम उसके सिर के पास आ उसका जायजा लेने लगते हैं। वहीं ब्लड डोनेशन के नाम पर सिर्फ एक सिरिंज खून लेने के बाद से वो नर्स उसका और खून नहीं निकालती, वो उससे दूर हो जाती है। अभी यह प्रतिक्रिया चल ही रहा था कि तभी सिद्धार्थ को बाहर से मिस्टी की रोने की आवाज़ आती है। मिस्टी की रोने की आवाज़ सुन सिद्धार्थ का ध्यान उस लड़की से हटता है। वह तुरंत उस लड़की का हाथ खुद के हाथों से दूर कर देता है और बिना कुछ सोचे समझे उठने लगता है। ये देख वही खड़ी एक नर्स बोलती है, सर आप अभी यह नहीं कर सकते, अभी तो हमने आपका खून निकालना शुरू ही नहीं किया है। क्या मतलब? आप इतनी देर से क्या कर रही थी? खैर अब मुझे कोई ब्लड डोनेट नहीं करना, मेरी बेटी बाहर रो रही है। उस लड़की की बातों का इतना जवाब दे सिद्धार्थ तुरंत वहां से उठ बाहर की ओर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही जिस लड़की ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रहा था वह उसके सामने आ डॉक्टरों की टीम के हेड से पूछती है, क्या आपका काम हुआ? नहीं सॉरी मिस मीरा, पर हम अभी उनके माइंड का सही से एग्जामिन नहीं कर पाए। अभी तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था कि उससे पहले ही वह उठकर चले गए। खैर हम आपको शाम तक डीएनए रिपोर्ट तो दे ही सकते हैं। वैसे जहां तक हमने अपना चेकिंग किया उसके हिसाब से इनके सिर पर चोट लगने की संभावना है। अगर हमें थोड़ा टाइम और मिलता तो हम आपको सही से जानकारी दे पाते, पर अभी। इतना बोलते हुए वह डॉक्टर चुप हो जाता है। मीरा उस डॉक्टर को सिर हिला उसे जाने का आदेश दे देती है और खुद बाहर को और झांकती है तो अभी सिद्धार्थ अपनी बेटी को गले लगाए हुए था। सिद्धार्थ अपनी बेटी के सामने आगे पीछे घूमने हुए वापस से नीचे झुक मिस्टी के गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, मिस्टी बेटा देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे ही टेंशन लेती हो अपने डैडी की क्योंकि आप मुझसे थोड़ा ज्यादा हो प्यार करती हो। पर डैडी वो दीदी तो बोल रही थी। अभी मिस्टी इसके आगे कुछ बोल पाती कि तभी सीड उसको बिज में रोक उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, वो दीदी बेवकूफ़ है और हमें ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना बोल सिद्धार्थ मिस्टी को ले आगे स्कूल की गेट की ओर बढ़ जाता है। मीरा अपने साइड में खड़ी उस नर्स से पूछती है जिसको मिस्टी को संभालने को बोला गया था, ये कैसे हुआ? वो मैम, वो नर्स इसके आगे मीरा के डर से कुछ नहीं बोल पाती। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था। वह नर्स मिस्टी को फुसलाए हुए उससे बातें कर रही थी कि तभी मिस्टी उससे ब्लड डोनेशन का मतलब पूछती है, जिसमें सुन वो लड़की मिस्टी को सब कुछ सच बता देती है। पर उस लड़की के इतना बोलते ही कि अंदर सिद्धार्थ के शरीर से खून निकाला जाएगा। मिस्टी डर के मारे रोने और चिल्लाने लगती है, सिद्धार्थ को बुलाने लगती है, पर यह बात वह नर्स मीरा को कैसे बताती? वह जानती थी उसके सामने खड़ी यह औरत क्या कुछ कर सकती है। अगली बार से अपनी शकल भी मत दिखाना। उस लड़की को ऐसे लड़खड़ाते देख मीरा गुस्से में उससे इतना बोल वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ मिस्टी को स्कूल के गेट के पास पहुंचता उसे गले लगा, उसके गालों पर किस कर मिस्टी को अंदर जाने का इशारा करता है, जिसके बाद मिस्टी हंसते मुस्कुराते चली जाती है। सिद्धार्थ जैसे ही वहां से मुड़ने वाला होता है कि तभी उसकी नज़र गेट के पीछे खड़े ध्रुव पर पड़ती है, जो पिछले कितने ही वक्त से शायद से सिद्धार्थ को ही देख रहा था। सिद्धार्थ को खुद की ओर देखते देख ध्रुव तुरंत वहां से स्कूल के अंदर भाग जाता है। पता नहीं कैसे पर सिद्धार्थ उस बच्चे की आंखों में खुद के लिए नफरत बहुत आराम से देख सकता था। वहीं रुक सिद्धार्थ ध्रुव को देखते रहता है जब तक ध्रुव अपने उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाता। फिर कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ वह से वापस घर जाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं साइड में खड़ी मीरा ने भी इन बाप बेटे के बीच की तकरार को महसूस किया था। मीरा को अभी अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा था। वह जानती थी कि उसके बेटे को अभी ये सब देख कितना बुरा लग रहा होगा, पर वो अभी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी जब तक उसके हाथों में डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाते। एपिसोड 123 डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। दोपहर के वक्त मीरा अपने केबिन में बैठी हुई थी। वही केबिन के टेबल पर रखा उसका फोन लगातार बज रहा था, पर मीरा का ध्यान अपने फोन पर बिल्कुल नहीं था। कुछ देर फोन ऐसे ही रिंग होते रहने के बाद बंद हो जाता है, पर मीरा अभी भी वैसे ही बैठे हुए कुछ सोचे जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक से संध्या मीरा के केबिन का दरवाजा खोल अंदर जाती है तो संध्या की नज़र टेबल पर सिर रख के सोई हुई मीरा पर जाती है। मीरा को ऐसे सोए देख संध्या धीरे से केबिन के अंदर जा चेयर पर बैठ जाती है, पर अभी संध्या बैठी ही थी कि तभी उसे मीरा की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुमने आज का अपना सारा काम कर लिया? काम? तू सोई नहीं? संध्या की ही बात सुन मीरा तुरंत अपना सिर ऊपर उठा संध्या की ओर देख गुस्से में बोलती है,
क्या ऑफिस में लोग सोने के लिए आते हैं? मीरा की शक्ल देखते ही संध्या डर जाती है। मीरा का पूरा चेहरा सूखा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। उसे ऐसे देख संध्या की आवाज लड़खड़ाने लगती है। हाँ नहीं, मेरा मतबल था। संध्या के जवाब सुन मीरा वहां से उठ अपने केबिन के विंडो के पास जा खड़ी हो बाहर देखने लगती है। संध्या को आज मीरा काफी शांत लग रही थी, उसकी आंखें भी लाल थीं। यह शायद इस वजह से था क्योंकि मीरा अभी रोई थी, या फिर हो सकता है मीरा कल रात सोई ही ना हो। यही सब सोचते हुए संध्या अपनी कुर्सी से उठ मीरा के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ, तू हमसे शेयर कर सकती है यार, आखिर हम तुझे बचपन से जानते। पर संध्या की इन बातों का मीरा कोई जवाब नहीं देती। ये देख संध्या वापस से बोलना शुरू करती है। मीरा, अभी संध्या अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही मीरा उसे गले लगा लेती है। संध्या से गले लगे मीरा शायद से रो रही थी क्योंकि उसकी सिसकियां संध्या आराम से सुन सकती थी। मीरा को ऐसे रोते देख संध्या उसे समझाते हुए बोलती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब है तेरे साथ। वैसे भी क्या पता वो आदमी सिद्धार्थ हो कि नहीं। संध्या के इस बात को सुन मीरा तुरंत से अपनी रोनी आवाज में बोलती है, वह सिद्धार्थ ही है, मैं ये बात जानती हूँ। मुझे खुद से ज्यादा ध्रुव के लिए बुरा लग रहा है। जब मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सोच भी नहीं सकती ये सब देख ध्रुव कैसा फील हो रहा होगा। तू पागल है, ध्रुव तुझ जैसा कमजोर नहीं, वो बहुत स्ट्रोंग है, वो खुद को संभाल लेगा। इतना बोलते हुए संध्या मीरा को समझाने लगती है। संध्या को लाइफ में पहली बार आज अपनी दोस्त इतना टूटा हुआ दिख रही थी। हमेशा से सभी को गुस्से में जवाब देने वाली, खुद की बातें ज्यादा लोगों से ना शेयर करने वाली उसकी ये दोस्त आज उससे अपनी बातें शेयर कर रही थी। यह सब देख संध्या को भी बुरा लगा था, पर वह जानती थी कि वह मीरा की तरह अभी उसके सामने नहीं रह सकती। उसे ही अपनी इस दोस्त को समझाना होगा। दूसरी तरफ स्कूल में अभी शायद से गेम पीरियड था, इसीलिए मिस्ट्री अभी अपने क्लास की एक लड़की के साथ खेल रही थी। उसके आस पास और भी बच्चे थे। मुझे पकड़ कर दिखाओ उस लड़की की और देख, मुस्कुराते हुए इतना बोल मिस्ट्री और तेजी में दौड़ने लगती है कि तभी अचानक से किसी के टकराकर वह किसी चीज से टकरा नीचे गिर जाती है। मिस्टी को ऐसे गिरने के बारे में सुन तुरंत एक टीचर दौड़ते हुए उसके पास जा उसे उठाती है। नीचे गिरने की वजह से मिस्टी का पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, उसके घुटनों पर थोड़ा बहुत खरोच के निशान आ जाता है। गिरने की वजह से मिस्टी रोने भी लगी थी। उसको ऐसे रोते देख टीचर उसकी आंखें पोंछते हुए बोलती है, बेटा आपको ध्यान रखना था ना, आप इतना तेजी में क्यों दौड़ रही थी। टीचर की बातें सुन मिस्टी रोते हुए बोलती है, मैं तो सही से दौड़ रही थी पर अचानक से। अभी मिस्टी इससे आगे कुछ बोल पाती कि उसकी नज़र उसके सामने खड़े ध्रुव पर जाती है, जो अभी उन बच्चों के साथ खड़ा था उनके पास। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था। कुछ नहीं, टीचर की बात का इतना जवाब दे मिस्टी शांत हो जाती है। मिस्टी को ध्यान था जब वह दौड़ रही थी तो अचानक से उसके सामने ध्रुव ने अपना पैर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो गिरी थी। पर फिर भी मिस्टी ने अभी ध्रुव को टीचर के सामने बचा लिया। मिस्टी के कपड़ों को झाड़कर उसके घुटनों पर दवा लगाकर टीचर सभी बच्चों को वापस से क्लासरूम में जाने का आदेश देती है, क्योंकि उनका गेम पीरियड अब खत्म हो गया था। ये सुन सभी बच्चे अपनी क्लास के लिए भागते हैं। मिस्टी अभी जा रही थी कि तुरंत ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव को ऐसे अपने सामने देख मिस्टी उससे गुस्से में पूछती है, अब क्या हुआ, तुम क्या मुझे वापस से गिराने आए हो। इस बार देखना, मैं पक्का मैम से कंप्लेन कर दूंगी। कर दो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ रही तो इससे भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। इससे अच्छा होगा कि तुम अपना स्कूल चेंज कर लो। स्कूल चेंज कर लूँ, पर क्यों। ध्रुव की बातें सुन मिस्टी चौंकते हुए पूछती है, पर उसके बातों का कोई जवाब न दे ध्रुव वहां से आगे बढ़ जाता है। वहीं ऑफिस में मीरा के सामने चेयर पर बैठे हुए संध्या अभी उसे समझाते हुए कुछ बातें कर रही थी कि तभी उनके केबिन में कुमार आता है। तुरंत ही मीरा के केबिन में आने के बाद कुमार अपने हाथों में लिया लिफाफा मीरा की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट। इतना सुनते हुए मीरा अपने चेयर से और उस रिपोर्ट को लेती है। उसे खोलने से पहले मीरा के हाथ कांपने लगे थे, फिर भी बहुत हिम्मत कर मीरा उस लिफाफे को खोलती है। 99% डीएनए मैच। मीरा का ध्यान सबसे पहले उस लाइन पर ही जाता है। उस लाइन को पढ़ते ही मीरा वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। चेयर पर बैठ उस रिपोर्ट को बार बार देखने के बाद मीरा अपने चेहरे पर आंसू के साथ मुस्कान लिए हुए संध्या और कुमार से बोलती है, सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ ही है, मैं गलत नहीं थी, सिद्धार्थ वापस आ गया। पर मीरा के इस बात को सुन संध्या और कुमार के चेहरे पर कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं वह दोनों चाहते थे
कि वह आदमी सिद्धार्थ ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। वो सिद्धार्थ ही है, वो मेरा सिद्धार्थ ही है। मुझे उसे सच बताना होगा। रिपोर्ट को हाथ में लिए हुए तुरंत मीरा अपने चेयर से उठ ऑफिस से बाहर जाने लगती है। या देख संध्या तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। संध्या को ऐसे अपना रास्ता रोकते देख मीरा उसे घूरने लगती है। ये देख संध्या बोलती है, तू अभी ऐसे नहीं जा सकती। क्या मतलब? उद्धरण, नहीं वो बस तू अभी नहीं जा सकती, मैं तुझे अभी नहीं जाने दूंगी। संध्या की ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुन मीरा आगे उसके दूसरी साइड से आगे निकल जाती है कि तभी कुमार आगे जा केबिन का डोर ब्लॉक कर देता है। ये सब क्या बचपना है? तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुमार और संध्या को ऐसे करते देख मीरा गुस्से में पूछती है, क्या तुझे नहीं दिख रहा? हम तुझे क्यों रोक रहे हैं? संध्या की यह बात सुन मीरा सोचने लगती है वह अपने दोस्तों को बुरे जा रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देख संध्या मीरा का हाथ पकड़ उससे चेयर पर बैठाते हुए बोलती है, क्या तुझे सच में नहीं दिख रहा? वो अगर सिद्धार्थ भी है तो क्या इससे क्या तू ये बात भूल जाएगी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है, जिस जाने के बाद भी क्या तू अब भी सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है, उसके दूसरे बच्चे और पत्नी के साथ? संध्या की यह बात सुन मीरा शांत हो जाती है। हाँ, मेरा को तो ये सब ध्यान ही नहीं रहा था, जबकि उसने अपनी आंखों से उस बच्ची और सिद्धार्थ के बीच के रिश्ते को देखा था। वह दोनों कितने अच्छे बॉन्ड में थे। संध्या की इन बातों का मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। वह खुद इसके बारे में सोचने लगती है, मेरा कितना भेद सिद्धार्थ को पसंद करती हो या उसके वापस आने से खुश हो, पर वह सिद्धार्थ की अब दूसरी पत्नी तो बन के नहीं रख सकती थी। फिर वह क्या करेगी? मिया को ऐसे शांत देख संध्या दोबारा बोलती है, क्या तू सिद्धार्थ को उस लड़की के साथ शेयर करने के लिए तैयार है? संध्या की बातें सुन मीरा का ध्यान टूटता है। वह तुरंत से बोलती है, सिद्धार्थ को शेयर? नहीं नहीं। एपिसोड 124 प्रेम सिद्धार्थ के साथ। पूरे दिन ऑफिस में डीएनए रिपोर्ट के बारे में ही सोचते रहने के बाद मीरा शाम को घर पहुंचती है तो हमेशा की तरह चहल पहल करने वाला उसका बेटा अभी सोफे पर बैठ अपना होमवर्क कर रहा था। पिछले 2 दिनों से मीरा ने ध्रुव से सही से बात भी नहीं की थी और उसे तो मीरा ने 2 दिन पहले थप्पड़ भी मारा था। यही सब सोचते हुए मीरा अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाती है। मीरा को अपनी तरफ आते देख ध्रुव का ध्यान पढ़ाई से टूटता है। वह तुरंत मीरा के पास जा उसको पैरों से गले लगते हुए बोलता है, मम्मा आप आ गई। हम इतना बोलते हुए तुरंत मीरा ध्रुव को अपनी गोद में उठा वापस से उस सोफे पर बैठ उसके बालों को सहलाते लगती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ध्रुव अपनी माँ की गोदी में बैठे हुए शांति से था, वही मीरा उसके बालों को सहलाए जा रही थी। ऐसे ही कुछ देर की शांति के बाद अचानक से ध्रुव अपनी माँ से धीरे आवाज में पूछता है, मम्मा क्या सच में वही मेरे डैड है? ध्रुव की ये बात सुन मीरा का हाथ रुक जाता है। मीरा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बिना सच जाने ही उसका बेटा अपने डैड से काफी नफरत करने लगा था। अगर वह उससे ये बता देती कि हाँ वह उसके ही पिता है तो वह कैसा रिएक्ट करेगा? यही सब सोचते हुए मीरा शांत रहती है। मीरा को ऐसे जवाब न देता देख ध्रुव दोबारा से कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप मीरा की गोदी में ही बैठा रहता है। दोनों ऐसे ही लिविंग रूम में सोफे पर शांति से बैठे हुए थे कि तभी संध्या की एंट्री होती है। दोनों माँ बेटे को ऐसे शाम चुपचाप बैठे देख संध्या को यह समझने में देर नहीं लगा कि आखिर क्या माजरा होगा। माहौल को ठीक करने के लिए संध्या तुरंत मीरा के पास जा ध्रुव को उसके गोदी से उतार अपने गोदी में लेते हुए बोलती है, क्यों ना मैं अभी अपने ध्रुव के लिए कुछ अच्छा खाने को बनाऊं। संध्या की यह बात सुनते ही ध्रुव अपना मुंह बनाने लगता है। उसको ऐसे मुंह बनाते देख संध्या ध्रुव को नीचे उतार उसका नाक पकड़ खींचते हुए बोलती है, नॉटी बॉय क्या आपको मासी के हाथ का खाना पसंद नहीं? नहीं मासी, मुझे थोड़ा और जीने का मन है। क्यों ना आप प्रेम चाचू को अपने हाथ से बना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाओ। ध्रुव की ये बात सुन संध्या को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि तब तक ध्रुव उसके हाथ से छूट वहां से अपने कमरे की ओर हंसते हुए भागने लगता है। पर जैसे ही संध्या को उसकी बात समझ आती है वह तुरंत उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाती है, शैतान रुको तुम। तुरंत ही लिविंग रूम में ध्रुव की हंसने की आवाज गूंजने लगती है क्योंकि संध्या उसे पकड़ गुदगुदी कर रही थी। अपने बेटे को ऐसे हंसते मुस्कुराते देख मीरा अपना फोन उठा एक मैसेज टाइप कर वहां से उठ अपने कमरे की ओर चली जाती है। डैडी मम्मा कहाँ है? सिद्धार्थ को अपने घाव पर दवा लगाते देख मिस्टी पूछती है, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं दिख रहा था। खैर यह बात तो सिद्धार्थ को भी नहीं पता था, पर अभी अवंतिका नैना के साथ कार्तिक का पता लगाने उसकी चोल में गई हुई थी।
पर इस बारे में उसने सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए अपनी बेटी के ये सवाल सुन सिद्धार्थ भी घर के आसपास देखता है। उसने तो ये बात नोटिस तक नहीं किया था कि अभी घर में उसकी पत्नी नहीं है। सिद्धार्थ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वह बात को टालने के लिए बोलता है, वो मम्मा थोड़ा काम से गई है, आप ये बोलो आपको ये चोट कैसे लगा। वो तो मैं गिर गई थी, पर आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बेटी की इस बात को सुन सिद्धार्थ उसकी ओर घूरने लगता है, क्योंकि मिस्टी जब भी सिद्धार्थ से सच छुपाती थी तो वो उसकी तरफ नहीं देखती थी। वही सेम काम मिस्टी अभी भी कर रही थी। सिद्धार्थ को ऐसे घूर के देख मिस्टी तुरंत वहां से उठ रूम की ओर भागते हुए बोलती है, डैडी वो मुझे बाहर से कुछ मंगाना है, मैं मम्मा को कॉल करके आती हूँ। पता नहीं क्यों और मिस्टी के इस भाव को देखकर सिद्धार्थ को बार बार ध्रुव का याद आ रहा था। उसके सामने बार बार ध्रुव का चेहरा आ जा रहा था। अभी छुट्टी के टाइम में भी सिद्धार्थ ने ये बात नोटिस की थी कि वह बच्चा उसको ही अपने कार के शीशे नीचे किए हुए देख जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टी को ये चोट ध्रुव ने दिया हो। दूसरे दिन हमेशा की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में आते वक्त जो पुल सिद्धार्थ को पार करना पड़ता है, उसके बीचों बीच एक आदमी उस पर चढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी खुद की जाने देने की कोशिश कर रहा हो। ये देखते हुए सिद्धार्थ तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ता है उसे बचाने के लिए। हे भगवान, मैं आ रहा हूँ, अब तुम ही मेरा सहारा हो। हे भगवान। अभी वह आदमी यह सब बोलते हुए उस पुल पर चढ़ा ही हुआ था कि अचानक से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह आदमी ऐसे लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने ही वाला होता है कि तुरंत सिद्धार्थ आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ उसे पुल के अपने तरफ खींच लेता है। मुझे क्यों बचाया? नहीं, मुझे मरने दो, मुझे अब जीने का कोई मन नहीं। इतना बोलते हुए वो आदमी वापस से उस पुल पर चढ़ने लगता है। उस आदमी को ऐसा करते देख सिद्धार्थ इस बार उसे नीचे उतार तुरंत उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोलता है, पागल हो क्या? ये क्या बेवकूफ़ी है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ के थप्पड़ मारने की वजह से वह आदमी अपना गाल पकड़ते हुए छिपके से देखता है तो सिद्धार्थ अभी भी उसके ओर ही देखे जा रहा था। ये देख वो आदमी खुद में बड़बड़ाता है, भैया के हाथों में अभी भी दम है, मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना चाहिए था। अगर मैंने अब और ज्यादा नाटक की तो यह मुझे लातों से भी मारने लगेंगे। ये और कोई नहीं प्रेम था। दरअसल प्रेम को पता था कि मीरा ने ध्रुव और सिद्धार्थ के डीएनए टेस्ट करवाया है, इसलिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जानने के लिए जैसे ही प्रेम मीरा के केबिन की ओर जाता है कि तभी उसके पैर मीरा के केबिन के बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर मीरा और संध्या आपस में बहस कर रहे थे। उनके बीच की पूरी बात समझने के बाद प्रेम तुरंत वहां से वापस लौट गया, बिना मीरा से कोई बातें किए हुए। मीरा को सिद्धार्थ को ऐसे अपनाने में प्रॉब्लम हो सकता है, पर प्रेम को अपने भाई को ऐसे अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जानने के बाद कि सिद्धार्थ उसका भाई है, प्रेम बहुत खुश हुआ। वो पूरी रात नहीं सोया, उसने पूरी रात में ये प्लान तैयार किया था जिसके बाद वो सिद्धार्थ के करीब रह सकता था। तुरंत ही प्रेम सिद्धार्थ के गले लगते हुए बोलता है, बड़े भाई आपने मेरी आंखें खोल दी। प्रेम की यह बातें सुन सिद्धार्थ चौंक गया। भला उसने ऐसा क्या बोला जिससे इस आदमी की आंखें खुल गई? पर प्रेम को ऐसे करते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर गले लगने के बाद भी जब प्रेम सिद्धार्थ से अलग नहीं हुआ तो सिद्धार्थ उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, अब दूर हटो, देखो तुम मेरे शर्ट को गंदा कर रहे हो। प्रेम ने अभी अपने शरीर पर पूरे शराब की छींटें मार रखी थी, उसके मुंह से भी शराब की गंध आ रही थी। सिद्धार्थ के बोलने के बाद तुरंत प्रेम उससे दूर हो लड़खड़ाने लगता। ओह भाई, जब संभलता ही नहीं तो इतना पीते ही क्यों हो? क्या करूं भाई, बहुत दुख भरी कहानी है, तुम सुनोगे तो तुम भी पीने लगोगे। प्रेम जानबूझकर अपनी आवाज़ों को लड़खड़ाते हुए बोलता है। उसको ऐसे बोलते देख सिद्धार्थ हंसने लगता है। उसके सामने खड़ा ये आदमी एक बच्चे से कम नहीं था। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। सिद्धार्थ को ऐसे हंसते देख प्रेम तुरंत वही पुल की साइड में नीचे बैठ सिद्धार्थ को नीचे बैठने का इशारा करते हुए बोलता है। सिद्धार्थ के पास भी अभी कोई काम नहीं था, अभी उसकी बेटी स्कूल में थी और वह घर पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह प्रेम की कहानी को के लिए उसके साथ नीचे बैठ जाता है। प्रेम सिद्धार्थ को अपनी कहानी सुनाने लगता है। प्रेम की पूरी कहानी सुनने के बाद सिद्धार्थ ठहाके मारते हुए हंसने लगते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत गलत हुआ भाई। दरअसल प्रेम की इस कहानी में जब तक प्रेम अमीर था तब तक उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, पर प्रेम जैसे ही गरीब हुआ उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वह उसके राइवल वाली कंपनी में काम कर उसे बर्बाद करने लगी। प्रेम का कोई घर पर भी सहारा नहीं था, पिता बीमार थे और माँ की मौत बहुत पहले ही हो गई थी।
उसके पास न ही कोई दोस्त था न ही भाई बहन जिससे साथ वो अपनी ये दुख साझा कर सके। इसीलिए उसने अंत में थक हार कर खुद को खत्म करने का फैसला किया था। सिद्धार्थ को ऐसे हंसते देख प्रेम को सुकून मिलता है, पर फिर भी वह अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम हंस रहे हो, मुझे तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुनानी ही नहीं चाहिए थी, मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए प्रेम वापस से उठ आगे बढ़ने लगता है, पर इस बार सिद्धार्थ उसके पीछे नहीं जाता। प्रेम पुल के एकदम कोने पर आ गया था, यहाँ से एक कदम और जिसके बाद प्रेम नीचे, पर सिद्धार्थ अभी भी वहीं बैठा था। ये देख प्रेम खुद में ही बड़बड़ाता है, भैया अभी भी कठोर दिल वाले आदमी हैं, ये पक्का मुझे नहीं बताना चाहते, मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, फालतू में मैंने ये आइडिया बनाना। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से प्रेम को एक आइडिया सूझता है और वह पानी के अंदर ना गिर पुल पर ही गिर जाता है। एपिसोड 125 सिद्धार्थ पहुंचा ठाकुर मेंशन। प्रेम को ऐसा गिरा देख सिद्धार्थ तुरंत उसके पास जा उसे उठाता है। प्रेम को उठा सिद्धार्थ अपने आसपास देखता है तो उसे दूर कोने में खड़ी एक कार दिखती है, ये सोचते हुए कि ये कार शायद से इसी आर्मी का होगा। सिद्धार्थ तुरंत प्रेम को उठा उसका कार के अंदर ले जा सुला देता है। ये कार है कुरिदन। प्रेम को उस कार के बैक शीट पर सुलाने के बाद सिद्धार्थ कार की हालत देख खुद में बड़बड़ाता है। दरअसल प्रेम ने कार के चारों तरफ चिप्स, कुरकुरे, स्नैक्स और शराब की बोतलें फेंक रखी थी। उन बोतलों के साथ साथ उसने फाइल और कुछ पेजेस भी फेंक रखी थी। सिद्धार्थ ने प्रेम की पल्स चेक की थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसके सिर पर भी कोई घाव नहीं दिख रहा था, पर फिर भी प्रेम बेहोश था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, इसलिए सिद्धार्थ उसको वही कार की पिछली सीट बैठे छोड़ खुद आगे जाकर बैठ गया। प्रेम की हालत देख सिद्धार्थ को बिल्कुल भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरी नहीं लगा। 10-15 मिनट वेट करने के बाद सिद्धार्थ पीछे देखता है तो उसे अभी भी प्रेम सोया दिखता है। कुछ ऐसे ही इंतजार करते रहने के बाद अचानक से सिद्धार्थ का मन उन फाइल्स को उठा देखने का होता है कि आखिर क्या है इसमें। ये जानने की इच्छा से सिद्धार्थ तुरंत ही उन फाइल्स को उठा पढ़ने लगता है। ठाकुर इंडस्ट्रीज फाइल पेज के पहले पेज पर ये नाम देख सिद्धार्थ इसे खुद में दोहराता है। उसके बाद सिद्धार्थ एक एक कर उस फाइल के सारे पेज को पलट कर पढ़ता है जो उस वक्त उस गाड़ी में फेंके हुए थे। उन पर पेजेस पर ठाकुर इंडस्ट्रीज के गिरते ग्राफ के बारे में जिक्र हुआ था। अभी कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि जल्द ही अगर ठाकुर इंडस्ट्रीज के ओनर की तरफ से लोगों का पैसा नहीं चुकाया गया तो शायद से कंपनी को नीलाम भी करना पड़ सकता है। ये सब पढ़ते हुए सिद्धार्थ की पलकें उठ जाती है। वह पीछे पलट उस आदमी को देखता है जो अभी अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सोया हुआ था। सिद्धार्थ को अब उस आदमी के दर्द के बारे में पता चल रहा था। कुछ देर तक उन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही देखते रहने के बाद सिद्धार्थ उन्हें बंद कर उस कार से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ को ठाकुर इंडस्ट्रीज के बारे में ये रिपोर्ट पर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी मेहनत थी जो आज नीलाम होने जा रही है। कार से निकलने के बाद सिद्धार्थ एक बार प्रेम की ओर देखता है जो अभी भी सोए हुए था। सिद्धार्थ चाह कर भी वहां से नहीं जा सकता था। प्रेम को ऐसे अकेले छोड़कर वह वापस से कार के अंदर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वही अचानक से पीछे बैठा प्रेम अपनी एक आंख खोल देखता है तो कार बहुत तेजी से रास्ते पर दौड़ रही थी। वही फ्रंट मिरर से आराम से सिद्धार्थ के चेहरे की गुस्से वाली एक्सप्रेशन को देखा जा सकता था। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद अचानक से सिद्धार्थ का रोकता है। सिद्धार्थ अभी ठाकुर निवास के बाहर था। दरअसल डॉक्यूमेंट्स में ठाकुर निवास के लोकेशन का भी जिक्र हुआ था, इसीलिए सिद्धार्थ को पता था कि प्रेम का घर कहाँ है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए आ गया था। कार रोकने के बाद सिद्धार्थ तुरंत अपने तरफ का गेट खोल बाहर निकलता है। अपने सामने ठाकुर निवास को देख सिद्धार्थ कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। वही गेट पर खड़ा चौकीदार जो कि सिद्धार्थ के समय भी इस घर की चौकीदारी में लगा हुआ था, वह सिद्धार्थ को देख चौंक जाता है। चौकीदार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत सिद्धार्थ के सामने आ पूछता है, साहब आप आ गए, आप इतने दोनों तक कहाँ थे? आपके बारे में तो सबने कहा कि आप मर, इतना बोल वो चौकीदार चुप हो जाता है। उस चौकीदार की वजह से सिद्धार्थ का ध्यान टूटता है तो वह देखता है चौकीदार अभी अपनी आंखों में आंसू भरे उसी की ओर देख रहा था, पर सिद्धार्थ के पास उस चौकीदार की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह उस चौकीदार को इग्नोर कर तुरंत ही गाड़ी के पिछले गेट खोल प्रेम को सहारा देते हुए बाहर निकालता है। प्रेम बाबा। प्रेम को ऐसी हालत में देख चौकीदार चौंकते हुए बोलता है,
चौकीदार को ऐसे बोलते देख सिद्धार्थ अपने शांत आवाज में पूछता है, इसका रूम किधर है? क्या? सिद्धार्थ की बात सुन चौकीदार पहले तो चौंकते हुए पूछता है, पर तुरंत ही उसकी नज़र सिद्धार्थ की गुस्से भरी आंखों पर जाती है, जिसे देख वो सिद्धार्थ को आगे चलने का बोल एक तरफ इशारा करता है। रूम वो उस तरफ। चौकीदार सिद्धार्थ के आगे आगे, वही सिद्धार्थ चौकीदार के पीछे पीछे घर के अंदर बढ़ते जा रहा था। उस घर में अब ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर रहे थे, जो भी 2-3 थे वो सिद्धार्थ को देखकर चौंक गए थे। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ प्रेम के कमरे में पहुंचता है तो देखता है उस कमरे की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ कार की तरह ही शराब की बोतलें और फाइल्स फेंक हुए थे। ये सब देख सिद्धार्थ तुरंत प्रेम को उस रूम के बेड पर लिटा देता है। प्रेम को बिस्तर पर लिटाने के बाद सिद्धार्थ वहां से लौटने के लिए जैसे ही घूमता है कि तभी उसके पैरों के नीचे एक फाइल पर पड़ जाता है। सिद्धार्थ नीचे देखता है, इस फाइल के ऊपर बड़े ही संदों में ठाकुर इंडस्ट्रीज लिखा था। कुछ सेकंड ऐसे ही उस फाइल को देखने के बाद सिद्धार्थ तुरंत वही रखे टेबल पर से पेन उठा, उस पर कुछ लिख उसे टेबल पर रख के वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ अभी ठाकुर मेंशन के बाहर निकल ही रहा था कि तभी प्रेम की मां की नज़र उस पर पड़ती है। सिद्धार्थ को अपने सामने देखते ही प्रेम की मां के हाथ में लिया हुआ वो फोन छूट नीचे गिर जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ को अपने सामने देख वो कांपने लगी थी। तुरंत ही वह भागकर गेट के पास जा बाहर देखती है तो उन्हें उस वक्त कोई नहीं दिखता। ये देश प्रेम की मां तुरंत अपना फोन फर्श से उठा, उसमें एक नंबर डायल करने लगती है। मीरा अभी अपने केबिन में बैठ ऑफिस का कोई फाइल देख रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। कॉल आईडी की जगह पर प्राइवेट नंबर शो कर रहा था। ये देख मीरा तुरंत फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से उस आदमी के बोले गए बातों को सुन मीरा की हाथ की मुट्ठी कस जाती है। वह गुस्से में कॉल कट कर अपना फोन वापस रख अपने चेयर से उठ वहां से जाने को होती है कि तभी संध्या उसे रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे कहाँ जा रही है? पर मीरा संध्या के बातों का कोई जवाब नहीं देती। मीरा काफी गुस्से में लग रही थी। ये देख संध्या वापस से पूछती है, क्या फिर से सिद्धार्थ ने कुछ किया? सिद्धार्थ नहीं, प्रेम। प्रेम? पर उसने क्या किया? संध्या को ऐसे चौंके देख मीरा वापस से बोलती है, वो इडियट सिद्धार्थ को लेकर ठाकुर मैंशन गया था। ठाकुर मैंशन? ये बोलते हुए संध्या कुछ सोचने लगती है। सिद्धार्थ को मारने के पीछे प्रेम की मां का हाथ है। ये बात संध्या के साथ साथ कुमार को भी पता था, और अगर अभी सिद्धार्थ ठाकुर में गया है तो प्रेम की मां ने उसे देख लिया होगा। इसका मतलब से वह वापस से सिद्धार्थ पर अटैक करवा सकती है। यही सब सोचते हुए संध्या मीरा की ओर देखती है तो मीरा अपना सर पकड़े हुए थी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर इन 7 सालों में उसने कहीं दूसरी शादी भी कर ली है तो भी मैं इसके पीछे का रीजन जान उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, पर मैं उसे वापस से ऐसे नहीं छोड़ सकती। क्या? संध्या मीरा की बात सुन चौंक होते हुए पूछती है, पर अभी संध्या कुछ और पूछ पाती उससे पहले मीरा अपने केबिन से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। एपिसोड 126 सिद्धार्थ, ध्रुव, मीरा एक साथ। सिद्धार्थ को देखने के बाद प्रेम की मां का हालत काफी खराब हो गई थी। वह तो इतना डर गई थी कि उनके हाथों में लिया वह फोन भी गिर गया था। सिद्धार्थ को आखिरी बार देखने के लिए वह गेट के पास भी गई थी, पर उन्हें दोबारा सिद्धार्थ नहीं दिखा। ये देख वो तुरंत अंदर आ अपना फोन वापस उठा अपने कमरे की ओर भागती है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो तुरंत अपने फोन से एक नंबर डायल कर कॉल लगाती है। दूसरी तरफ अभी रिंग जा रहा था कि तभी अचानक से कोई पीछे से आ उनके हाथों से फोन छीन लेता है। ये देखने के लिए कि फोन किसने छीना है, वो जैसे ही पीछे मुड़ती है अपने सामने खड़े उस आदमी को देखते ही उनका डर और बढ़ जाता है। उनके पीछे कोई और नहीं, प्रेम था। कॉल आईडी पर शो हो रहे नंबर को देखकर प्रेम अपनी मां की ओर घूरने हुए पूछता है, आपने अभी सिद्धार्थ भाई को देखा है ना? फिर ये बात आप विक्रम भैया को बताने के लिए इतना उतावला क्यों हुए जा रही हो? प्रेम के इतना बोलते ही उसकी मां का चेहरा काला पड़ जाता है। तुरंत उनके सिर पर पूरा पसीना भर जाता है, पर फिर भी खुद को शांत कर संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में वो बोलती है, वो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सिद्धार्थ को बिल्कुल नहीं देखा। वो तो मैं तुम्हारे भाई को यहाँ आने के लिए पूछने के लिए फोन कर रही थी। अपनी माँ की ये बातें सुन प्रेम दोबारा से विक्रम के नंबर पर कॉल लगाते हुए फोन स्पीकर पर डाल बोलता है, अच्छा तो बात कीजिए। हाँ, प्रेम की माँ भी काफी डरी हुई थी, पर वह अपने बेटे के सामने ऐसे खुद का राज आते हुए भी नहीं देख सकती थी, इसलिए दोबारा रिंग जाने के बाद भी पर जब विक्रम फोन नहीं उठाता तो वह प्रेम से अपना फोन छीन बोलती है, वो फोन नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कमरे में सन्नाटा था।
जहां एक तरफ प्रेम की मां खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, वहीं प्रेम बिना अपनी पलकें झपकाए अपनी मां को अभी भी घूरे जा रहा था। अचानक से इस शांति को तोड़ते हुए प्रेम की मां का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर विक्रम शो हो रहा था। ये देख प्रेम तुरंत अपनी मां से फोन ले उसे स्पीकर पर डाल उनकी तरफ बढ़ा देता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आती है। हेलो, हाँ मॉम, आपने कॉल किया था। वो मैं अभी आपके पोते के साथ लूडो खेल रहा था, काफी तेज हो गया है वो, उसने मुझे हरा दिया। पर विक्रम की यह बात सुनने के बाद भी प्रेम की मां के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था, क्योंकि वह इस वक्त काफी डरी हुई थी। ये देख दूसरी तरफ से विक्रम दोबारा पूछता है, हेलो मॉम, क्या आप सुन रही हो? हेलो, हाँ वो। विक्रम के दूसरी बार बोलने के बाद प्रेम अपनी मां को बात करने का इशारा करता है, जिसके बाद वह बस इतना बोल चुप हो जाती है। उनको ऐसे बोलते देख दूसरी तरफ से विक्रम बोलता है, क्या मॉम आप अभी भी प्रेम को लेकर परेशान रहती हो? कहीं आपने फिर से वही तो सपना नहीं देख लिया? आप रिलैक्स करो, प्रेम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो भी आपको समझेगा कि आपने जो कुछ भी किया वो सब उसके लिए ही किया है। विक्रम की यह बात सुनने के बाद प्रेम की मुठिया फोन पर कस जाती है। उसकी मां अपने बेटे को इस गुस्से को आराम से महसूस कर सकती थी, पर अभी उन्हें कोई उपाय ही नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने विक्रम को अभी नहीं रोका तो विक्रम उनका सारा भांडा फोड़ देता। ये देख अचानक से वह जोर जोर से खांसने लगती है। उनको ऐसे खांसते देख जहां दूसरी तरफ से विक्रम उनके बारे में पूछने हुए चिंता जनाते लगता है, वहीं उनके सामने खड़ा प्रेम अपने जगह से हिलता तक नहीं। ये देख वह प्रेम की ओर हाथ बढ़ा उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, बेटा मुझे पानी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपनी मां की ये बात सुनने के बाद विक्रम चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उसकी मां के साथ उसका भाई भी था और उसने वह सुना जो उसने कहा, पर विक्रम का दिमाग बहुत तेज था। अचानक से वह बोलता है, क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो हो ना? मैंने कितनी बार कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम की सारी गलतफहमियां बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अपने भाई की यह बात सुनने के बाद प्रेम बिना कोई बात किए तुरंत कॉल काट देता है और उस कमरे से निकल जाता है बिना अपनी मां की ओर देखे। प्रेम अपने कमरे में वापस अपनी मॉम की रिएक्शन के बारे में सोच रहा था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसकी मॉम डरी। यह सब उसने ऊपर खड़े होकर देखा था, पर उसकी मॉम ने उसके भाई को आखिर कॉल क्यों किया? क्या इन सब में उसके भाई का भी हाथ है? पर विक्रम तो ऐसा नहीं था, फिर वह भला इन सब में अपनी मॉम को सपोर्ट कैसे कर सकता है? यही सब सोचते हुए प्रेम उस कमरे में घूमे जा रहा था जिसके ऊपर एक फाइल के साथ एक कागज का टुकड़ा था। ये शायद सिद्धार्थ ने छोड़े थे। प्रेम तुरंत आगे बढ़ उस फाइल और उस नोट्स को उठा उसे पढ़ने लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे पैसों की जरूरत है और तुम्हें सही एडवाइजर की। अगर तुम अभी से भी अपने कंपनी को बचाना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। और हाँ, ये टेंडर मैंने देख लिया है, जैसा भरा है वैसे ही नए प्रोजेक्ट के लिए जमा कर दो। इतना पढ़ते ही प्रेम के चेहरे पर अचानक से एक गहरी मुस्कान आ जाती है। फाइनली प्रेम का प्लान कामयाब हो गया था जैसा उसने सोचा था। सिद्धार्थ ठाकुर इंडस्ट्रीज को ऐसे डूबते नहीं देख सकता था, वो उसमें जरूर उसकी हेल्प करता। यही सब सोचते हुए प्रेम मुस्कुराए जा रहा था कि तभी उसे ये बात ध्यान आती है कि उसके भाई की याददाश्त तो शायद से चली गई है। फिर भला वो उसकी कैसे हेल्प कर सकता है? वो तुरंत फाइल खोल उसमें भरे सिद्धार्थ के कोटेशन को देखता है। सिद्धार्थ के भरे कोटेशन देखने के बाद प्रेम चौंक जाता है। दूसरी तरह सिद्धार्थ अभी मिस्टी को स्कूल से वापस ले जाने के लिए स्कूल के गेट पर था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार में से मीरा बाहर निकलती है। मीरा को अपने सामने ऐसे देखना चाहते हुए भी सिद्धार्थ उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं मीरा अभी उसके साथ आकर खड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ और मीरा अभी एक दूसरे के सामने हो एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है, जिससे उन दोनों का ध्यान गेट की ओर जाता है। छुट्टी की घंटी बजने के बाद सभी बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकलने लगते हैं। सिद्धार्थ कभी गेट की ओर तो कभी मीरा की ओर देखे जा रहा था कि तभी गेट के सामने से उसे ध्रुव आता दिखता है। ध्रुव को सामने से आते देख सिद्धार्थ की आंखें उस पर ही टिक जाती है। वो बिना पलके झपकाए हुए अपने सामने से आ रहे बच्चे को देखने लगता है जो अभी उसके ओर ही देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। ध्रुव को ऐसे खुद के ओर मुस्कुराते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। स्कूल के गेट से बाहर निकलता ध्रुव अपने सामने सिद्धार्थ और मीरा को ऐसे देखना चाहते हुए भी खुश था। उसे थोड़ा टाइम के लिए लगा जैसे उसके पेरेंट्स साथ हो गए और वो दोनों आज उसको पिक करने के लिए ही आए थे कि तभी अचानक से मिस्टीजा सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लेती है।
मिस्टी और सिद्धार्थ को ऐसे देखते ही ध्रुव के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो नीचे सिर झुकाए चलने लगता है। ध्रुव के बदलते ये रिएक्शन मीरा और सिद्धार्थ दोनों ने देखे थे। ध्रुव को ऐसे मायूस होता देख सिद्धार्थ को खुद में बहुत बुरा लग रहा था। ये सब महसूस करते हुए वो खुद ये सब नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसका रिश्ता क्या है इस बच्चे के साथ। पर उसके साथ खड़ी मीरा अपने बेटे को ऐसे उदास होते देख तुरंत उसके और बढ़ उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा के हाथ पकड़ते ही ध्रुव उसकी और देख एक छोटी सी मुस्कान दे अपनी माँ की हाथ पकड़ आगे चलने लगता है। गेट की ओर अपने बेटे का हाथ पकड़ आगे बढ़ती मीरा का ध्यान भी सिद्धार्थ की ओर ही था। वही सिद्धार्थ आज मिस्टी के हाथ पकड़ने के बाद भी अभी भी अपने सामने से आ रहे उस माँ बच्चे को देखे जा रहा था। वही सिद्धार्थ का हाथ पकड़ी मिस्टी अपने डैड का ये रवैया देख हैरान थी। उसके डैड ने तो आज से पहले उसे कभी भी इतना इग्नोर नहीं किया था। ये देख मिस्टी सिद्धार्थ की हाथ पकड़ तेजी से उसे खींचते हुए बोलती है, डैडी ये बच्चा बहुत शैतान है, आप उसकी तरफ ऐसे प्यार से क्यों देख रहे हो। एपिसोड 127 सिद्धार्थ मीरा के ऑफिस में। डैडी ये बच्चा बहुत शैतान है, आप उसकी तरफ ऐसे प्यार से क्यों देख रहे हो। मिस्टी की ये बात सुन सिद्धार्थ का ध्यान टूटता है तो वो नीचे अपना सिर झुका देखता है तो मिस्टी अभी उसका हाथ पकड़े हुए उससे ध्रुव का कंप्लेन कर रही थी। वही सिद्धार्थ के साइड से निकलते मीरा और ध्रुव की नज़र भी अभी सिद्धार्थ और मिस्टी पर ही था। सगे बाप बेटी ना होने के बावजूद भी मिस्टी और सिद्धार्थ के बीच सगे से ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दूर से उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लग सकता था कि वो सगे नहीं। सिद्धार्थ और मिस्टी को ऐसे एक दूसरे से बात करते देख मीरा तुरंत ध्रुव को ले वहां से आगे बढ़ जाती है क्योंकि मीरा को पता था ये सब देखने के लिए उसके साथ अभी ध्रुव भी है। डैडी आप उस बच्चे को ऐसे क्यों देख रहे थे। सिद्धार्थ जैसे ही मिस्टी की ओर देखता है मिस्टी ये बात दोबारा बोलती है। मिस्टी की ये बात सुन सिद्धार्थ तुरंत उसको अपनी गोदी में उठा उससे पूछता है, उस बच्चे ने क्या किया तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ की ये बात सुन मिस्टी साथ हो जाती है। वो कुछ सोचने लगती है तभी सिद्धार्थ को मिस्टी की पेट की गुरगुर की आवाज़ें आती है। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टी ने कुछ खाया नहीं है कितने ही टाइम से। तुम्हें भूख लगी है। सिद्धार्थ अचानक से मिस्टी से पूछता है। वो डैडी इतना बोलते हुए मिस्टी अपना सिर हिला देती है। दरअसल आजकल ध्रुव मिस्टी को परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा था। आज जब स्कूल का लंच टाइम हुआ था तो मिस्टी ने जैसे ही अपना लंच निकाला ध्रुव ने उसके हाथ पर बॉलर मार दिया था। इस वजह से मिस्टी का पूरा लंच बॉक्स नीचे गिर गया था। आज ध्रुव की वजह से मिस्टी को भूखा रहना पड़ा था। मिस्टी को ऐसे कुछ सोचते देख अचानक से ध्रुव बोलता है, क्या उस लड़के ने तुम्हें तंग किया। क्या तुम्हारे लचम ना करने की वजह वो लड़का है। सिद्धार्थ की बातें सुन मिस्टी धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। मिस्टी से ये रिएक्शन देख सिद्धार्थ को गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से मीरा की कार आगे बढ़ चुकी थी। ये देख सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले कुछ सोचते हुए अपनी बेटी को ले वहां से आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बाद मीरा अभी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी वहां कुमार आता है अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए। मीरा के सामने आ कुमार वो फाइल मीरा के ओर बढ़ा देता है। बिना कुछ कहे मीरा भी बिना कुमार से कुछ पूछे उस फाइल को खोल देखने लगती है। पहले पेज पर की बात पढ़ते ही मीरा चौंकते हुए कुमार से पूछती है, ये सब कैसे। मुझे नहीं पता पर वो कॉन्ट्रैक्ट अब ठाकुर इंडस्ट्रीज को मिल गया है। अब इसके बाद उनके इन्वेस्टर्स का विश्वास वापस से उनके ऊपर आ जाए या हो सकता है वो ठाकुर इंडस्ट्रीज में और पैसा इन्वेस्ट करे। कुमार के बातों का इतना जवाब दे मीरा वापस से उस फाइल में लिखी डिटेल्स को पढ़ने लगती है कि तभी मीरा के केबिन का गेट खोल संध्या मीरा से बोलती है, वो अभी मैंने ऑफिस के गेट पर प्रेम को देखा, वो शायद तुमसे मिलने आया है। संध्या की ये बात सुन अभी मीरा कुछ बोल पाती कि उससे पहले कुमार बोलता है, वो अभी क्यों आया पता नहीं। पर इतना बोलते हुए संध्या शांत हो जाती है। उसको ऐसे शांत देख उतने वक्त से चुप मीरा उसे बोलने का इशारा करती है। वो उसके साथ अभी सिद्धार्थ भी है। संध्या की ये बात सुनते ही मीरा चौंकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ मीरा के ऑफिस के सामने खड़ा हो प्रेम से पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं। प्रेम आज बहुत खुश था। आज प्रेम को वो प्रोजेक्ट मिला था जिसके लिए मीरा की भी कंपनी ने प्रेजेंटेशन सबमिट किया था। पर प्रेम की खुशी की वजह वो बिल्कुल नहीं थी। वो तो अपने कंपनी को ऐसे डूबने से बचते देख खुश था। वही सिद्धार्थ को मीरा के ऑफिस में ले आने के पीछे प्रेम की एक और प्लान थी जिसके बारे में उनसे अभी तक किसी से कोई बात नहीं की थी। ये सब सोचते हुए प्रेम के चेहरे पर मुस्कान थी कि अभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर जाता है जो अभी घुरा कर उसकी तरफ ही देख रहा था। अपने भाई को ऐसे देखते ही प्रेम तुरंत से बोलता है, वो बड़े भाई आप चलो तो मैं अंदर बताता हूँ सब कुछ। सिद्धार्थ मीरा के ऑफिस के बाहर था। प्रेम के बोलने के बाद वो उसके पीछे चलने लगता है। सिद्धार्थ जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है
उसको देख सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सबको सिद्धार्थ और मीरा के बारे में पता था। सिर्फ कुछ ही नए अपाया को छोड़कर उन सबको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए सिद्धार्थ की ओर ही घुरे जा रहा था। ऑफिस के अंदर बढ़ रहे सिद्धार्थ भी अपने सामने खड़े उन लोगों का देख रहा था जो उसे ऐसे आंख फाड़े हुए देख रहे थे। ऐसा ही सेम रिएक्शन सिद्धार्थ को 2 दिन पहले ठाकुर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में पहुंचने पर भी मिला था। वह भी लोग उसे देख ऐसे ही चौंके हुए थे। सिद्धार्थ को अपने सामने से जाते देख एक एम्प्लॉय दूसरे से बोलता है, क्या ये सच में सिद्धार्थ सर है? हाँ भाई, लग तो ऐसा ही रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? ऑफिस के सारे अपाया जो सिद्धार्थ के बारे में जानते थे वो सारे उसके बारे में एक दूसरे से ऐसे ही बातें करने लगते हैं। सिद्धार्थ को अपने सामने ऐसे देखने से बाद से सिद्धार्थ आया है ये जान कुमार और संध्या मीरा के केबिन से बाहर निकल उससे बात करने चले जाते हैं। वहीं मीरा अभी अपने केबिन के खिड़की पर थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुमार और संध्या प्रेम और सिद्धार्थ से आकर मिलते हैं। उन सबको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सब पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। प्रेम ने सिद्धार्थ के सामने ऐसा दिखाया जैसे वो यहाँ मीरा की कंपनी में अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आया था। प्रेम का अभी का वर्ताव देख कुमार और संध्या पहले चौंके हुए थे, पर बाद में उन्होंने उसके इस ड्रामे में शाक दी। उसकी और मीरा की एक मीटिंग फिक्स कर दी। मीरा के ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठा हुआ सिद्धार्थ अपना सवाल दोबारा से प्रेम से पूछता है, क्या तुम अभी भी नहीं बताने वाले कि हम यहाँ क्यों आए हैं? सिद्धार्थ की इस बात को सुन इस बार भी प्रेम उसे बस कुछ देर का इंतजार करने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद ही मीटिंग रूम का गेट खुलता है और सामने से मीरा, कुमार और संध्या आते हैं। अपने सामने से मीरा को देखते ही सिद्धार्थ चौंक जाता है, फिर भी वो अपने चेहरे पर बिना कोई टेंशन लिए मीरा की ओर देख रहा था। मीरा के सामने बैठते ही प्रेम अपने हाथ में लिया हुआ वो प्रेजेंटेशन वाला फाइल उसके सामने बढ़ा देता है। उस फाइल को देखने के बाद मीरा प्रेम की ओर देखती है जिसके चेहरे पर अभी एक मुस्कान था। प्रेम के उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से मीरा और ठाकुर इंडस्ट्रीज के बीच के डील होने जा रहा था, जिसके बाद मीरा की कंपनी सिद्धार्थ की कंपनी को सपोर्ट करने वाली थी उसके उस प्रोजेक्ट में जो अभी अभी सिद्धार्थ की कंपनी को मिला था। आखिर इससे हमें क्या मिलेगा? मीरा के हाथ से वो फाइल लेने के बाद कुमार उसे पढ़ प्रेम से पूछता है, जिस पर प्रेम मुस्कुराते हुए जवाब दे बोलता है कि हम बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हम दोनों कंपनी मिलकर करेंगे और इसके प्रॉफिट का 50-50 कर लेंगे। प्रेम की ये बातें सुन वहाँ कुछ देर की शांति हो जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपने सामने रखे उस प्रोजेक्ट की एक कॉपी देख रहा था जिसने प्रोजेक्ट हेड के नाम के सामने उसका नाम लिखा था, पर इस बारे में प्रेम और उसके बीच तो कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर प्रेम ने ये फैसला खुद से कैसे ले लिया? ये सोच सिद्धार्थ प्रेम की ओर देखता है जो अभी मीरा की ओर देख ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मीरा क्या सोच रही है। मीरा, संध्या और कुमार को पहले तो इस बारे में सोचकर कंफ्यूज थे कि सिद्धार्थ भला इतना क्यों सपोर्ट करने लगा है। प्रेम अचानक से प्रेम को वो डील मिल जाता है सिद्धार्थ की ही मदद से। बाद में प्रेम उसी डील को करने के लिए उनके ऑफिस में आ जाता है। क्योंकि ठाकुर इंडस्ट्रीज के पास अभी कोई पैसा था ही नहीं। उन्होंने ये डील तो अपने नाम कर लिया था, पर इसको कंप्लीट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। संध्या और कुमार बहुत अच्छे से जानते थे कि मीरा कभी भी इस प्रोजेक्ट हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि उन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था आज ठाकुर इंडस्ट्रीज की जो हालात हुई है उसमें मीरा का भी योगदान है। सभी शांति से बैठे ही थे कि अचानक से मीरा वहां से उठते हुए बोलती है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी ये शर्त है कि ये प्रोजेक्ट मेरे ऑफिस से ही हैंडल करवा पड़ेगा। तुम्हें अगर शर्त मंजूर है तो डील साइन करते हैं। इतना बोलकर मीरा चली जाती है। वहीं उसके सामने बैठे सारे लोग चौंकते हुए थे। मीरा की ये बात सुनने के बाद से सिर्फ प्रेम ही वह नॉर्मल दिख रहा था जिसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। एपिसोड 128। ये गलतफहमी मुझे भी हो रहा है, शायद क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है तुम ही उसके डैड हो। प्रेम के साथ कनेक्ट साइन करने की मीरा की ये बात सुन उसके दोनों दोस्त कंफ्यूज थे। जो लड़की कल तक ठाकुर इंडस्ट्रीज को नीलाम करवा देना चाहती थी वो आज खुद उनको वापस से उठने में मदद करने वाली थी। भला ये कैसे हुआ और क्यों? मीरा के जाने के बाद भी उसके दोनों दोस्तों के दिमाग में यही सारी बातें घूमे जा रही थी। वहीं उसने साथ बैठा प्रेम अभी भी मुस्कुरा रहा था। मीरा के इस हाँ के पीछे आखिर वजह क्या था वो प्रेम से अच्छा भला कौन जान सकता था, पर प्रेम की इस मुस्कान को लगता है संध्या और कुमार की नज़र लग गई थी, क्योंकि तुरंत ही प्रेम के साइड में बैठा सिद्धार्थ बोलता है, मैं ऐसे इनके साथ काम नहीं कर सकता। तुम भला मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? सिद्धार्थ की ये बात सुन उस रूम में बैठे तीनों लोग चौंक जाते हैं, पर अभी प्रेम कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही संध्या बोलती है, कौन सा काम और भला तुम्हें क्या करना है इसमें? पर सिद्धार्थ के ऊपर संध्या के इन बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे संध्या उस रूम में है
ही नहीं उसके लिए वो अभी भी अपने सवाल पूछने के बाद कुमार की ओर ही देखे जा रहा था। हमें कुछ डिस्कस करना है प्रेम, ये बात संध्या और कुमार की ओर देखकर बोलता है। प्रेम का इशारा समझ वो दोनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनका उस रूम से निकलना था कि तभी प्रेम पीछे मुड़ सिद्धार्थ की ओर देखता है जो अभी भी उसके ओर ही घुरे जा रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे घूरते देख प्रेम बिना कोई सवाल जवाब किए हुए सीधा सिद्धार्थ कर पैरों को पकड़ते हुए बोलने लगता है, बड़े भाई प्लीज हेल्प, आप नहीं जानते मैं कितने बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। भाई प्लीज आप ऐसे मुझे सहारा देकर बेसहारा नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है हमारे कंपनी की क्या हालत है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं। प्रेम को ऐसा करता देख सिद्धार्थ उससे दूर हो थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या तुम ऐसे डिस्कस करने वाले थे, ये सब ऊपर उठो। सिद्धार्थ की ये बातें सुन पहले तो प्रेम को थोड़ा डर लगता है, पर उसे पता था वो अपने को इसके अलावा और कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए एक बार सिद्धार्थ की और देख रोनी सूरत बना प्रेम वापस से उसके पैरों में गिर जाता है। भाई आप तो जानते ही हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते। भाई मैं मजबूर था पर मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करोगे, है ना भाई। ये बोलते हुए प्रेम सिद्धार्थ की ओर देखने लगता है जो अभी शायद इन सब के बारे में ही सोच रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे सोचते देख प्रेम तुरंत खड़ा हो उससे बोलता है, बड़े भाई क्या आप मेरा साथ अब नहीं देने वाले। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जो मेरे ऑफिस से काम करने वाले थे वो यहाँ से करना, वैसे भी ये लोग अच्छे इंसान हैं। प्रेम की ये बातें सुन सिद्धार्थ को मीरा का ध्यान आता है। प्रेम और सिद्धार्थ को नहीं पता था पर अभी उनके बीच जो कुछ भी बातें हो रहा था वो सब मीरा अपने केबिन में बैठ सुन रही थी। प्रेम को ऐसे सिद्धार्थ के पैरों पर गिरते देख मीरा की चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं मीरा को ये भी बात अब पता चल गया था कि प्रेम की मदद अब से सिद्धार्थ कर रहा है। मीरा यही सब देख रही थी कि तभी उसके देखा कि सिद्धार्थ बिना कुछ बोले अचानक से मीटिंग रूम का गेट खोल वहां से बाहर निकलता है। मीरा सिद्धार्थ को ऐसे बाहर निकलते देख तुरंत कॉरिडोर वाले कैमरे को चेक करती है, पर उसने सिद्धार्थ नहीं था। फिर वो मेन गेट पर लगे कैमरे को चेक करती है पर सिद्धार्थ उसमें भी नहीं दिखता। ये देख मीरा अभी कुछ और करने ही वाली थी कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। मीरा तुरंत ही अंदर आने का परमिशन दे देती है। उसने एक बार भी अपने सामने खड़े आदमी को नहीं देखा, वो अभी भी अपने ऑफिस के सारे कैमरे को चेक करने में लगी हुई थी। सिद्धार्थ को ऐसे अचानक से गायब हुआ देख मीरा के सिर से पसीना आ गया था टेंशन की वजह से। अपने केबिन का कैमरा चेक किया, नहीं। अचानक से मीरा सामने वाले आदमी की आवाज पर ध्यान दिए बिना उसका जवाब दे देती है कि तभी उसके हाथ रुक जाती है। वो सामने देखती है तो सिद्धार्थ खड़ा था। पिछले 5-7 मिनट से सिद्धार्थ मीरा के सामने खड़ा था, वहीं मीरा उसको अपने ऑफिस के हर एक कोने में ढूंढने में लगी हुई थी। सिद्धार्थ को देखते ही मीरा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिद्धार्थ से मिल रही है, वो भी इतने सालों बाद अपने केबिन में। मीरा सिद्धार्थ को देख काफी हड़बड़ाई हुई थी और अभी उसकी बातें सुन वो समझ नहीं पा रही थी क्या बोले। फिर भी मीरा खुद को शांत करते हुए बोली, ओह सॉरी, वो बस मैं संध्या को ढूंढ रही थी। वैसे तुम मेरी ऑफिस में क्यों, क्या कोई सवाल था। मीरा के इतना सवाल पूछने की वजह से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। फिर भी वो उसके सवालों का बिना कोई जवाब दिए उसके सामने लगी चेयर पर बैठ जाता है। प्रेम ने मुझे बताया कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसके साथ काम करने मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ की बात सुनते ही मीरा अपना सिर झुकाते हुए बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सिद्धार्थ की ये बातें सुन मीरा की बोलती बंद हो जाता है। वो सीट की और बिना अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लिए देखने लगती है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा कि आप ही गलत है, पर मुझे आपके बच्चे का व्यवहार सही नहीं लगता। मतलब वो हर रोज स्कूल में मेरी बेटी को तंग करता है, उसके वजह से मिस्टी के घुटनों में भी चोट लगा था और आजकल मिस्टी तो अपना लंच भी नहीं कर पा रही है धूल की वजह से। ये सब बोलने के बाद सिद्धार्थ की नज़र उसके सामने बैठी मीरा पर जाती है जिसके चेहरे पर अभी एक तिखी मुस्कान थी। सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ का मीरा का ये रवैया कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कुछ सेकंड रुक दोबारा बोलता है, मैं नहीं जानता ये वो क्यों कर रहा है, पर हो सकता है इसकी वजह स्कूल के पहले दिन वाली वो बात होगी, शायद तब से ही वो। अभी सिद्धार्थ अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही मीरा पूछती है, स्कूल के पहले दिन ऐसा क्या हुआ था। मीरा के इस प्रश्न को सुन सिद्धार्थ के मन में इस दिन के ख्याल आने लगते हैं जब ध्रुव से वो पहली बार मिला था और ध्रुव ने उसके पैरों से गले लगते हुए डैड कहा था। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी केबिन का गेट से कुमार आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का फाइल लेकर आता है। केबिन के अंदर आते ही कुमार को वो कमरा काफी गर्म फील हो रहा था। ये शायद इस वजह से था क्योंकि उसके बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ा होगा। यही सब सोचते हुए कुमार आगे बढ़ मीरा के हाथों में वो कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है।
कुमार का इतना करना था कि मीरा मेरा सुने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर वापस से कुमार को दे देती है। कुमार मीरा को ऐसे करते देख हैरान था। मीरा ने शायद से ये पहली बार किया था जब उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स एक बार भी सुने हुए उस पर सिग्नेचर किए थे। मीरा का सिग्नेचर लेने के बाद कुमार वो फाइल सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, प्रेम सर ने अपना अप्रूवल दे दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब आप भी यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दो। ये बोलते हुए कुमार सिद्धार्थ की ओर वो फाइल बढ़ा देता है। सिद्धार्थ उस फाइल को खोल कर देख पड़ता है तो उसमें बहुत ही बारे अक्षर के प्रेम ने अपना साइन किया हुआ था। प्रेम और मीरा के किए गए सिग्नेचर को कुछ सेकंड देखने के बाद अचानक से सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले उस पर अपना साइन कर देता है। सिद्धार्थ के साइन करते ही तुरंत कुमार उस फाइल को उठा अपने हाथ में ले उन दोनों से बोलता है, मैं अभी प्रेम सर को इस बारे में बता कर आता हूँ। सिद्धार्थ ने सिग्नेचर कर दिया था, अब उसे मीरा की कंपनी से ही काम करते हुए प्रेम के उस प्रोजेक्ट को संभालना है। ये सब सोच सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले वहां से उठ जाने लगता है कि तभी पीछे से मीरा की आवाज आती है, वैसे तुमने बताया नहीं क्या बोला था ध्रुव ने? वो उस दिन इतना बोल सिद्धार्थ चुप हो जाता है, फिर दोबारा बोलता है, वो शायद से आपके बेटे को कोई गलतफहमी हो गई थी जिसके वजह से वो उस दिन मुझे पापा बोल रहा था। खैर मुझे लगता है ये उसका मजाक है, फिर भी मैं चाहता हूँ आप उसे समझाएं कि वो मिस्टी को तंग ना करे क्योंकि वो बहुत ही मासूम बच्ची है। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही मीरा तुरंत से जवाब देती है, ध्रुव भी मासूम बच्चा ही है। मीरा के इस जवाब को सुन सिद्धार्थ कुछ सेकंड वहीं रुक अपने सामने खड़ी मीरा को देखता है जो अभी काफी उदास लग रही थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उससे आगे कुछ न बोलकर वहां से जाने की सोच वापस से मुड़ता है। तभी मीरा की कही उस बात को सुन वो चौंक जाता है। सिद्धार्थ तुरंत दोबारा मुड़ पूछता है, ये सोचते हुए कि शायद से उसने कुछ गलत सुना होगा। क्या ये गलतफहमी मुझे भी हो रहा है? शायद क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है तुम ही उसके डैड हो। एपिसोड 129 प्रेम का प्लांट। प्रेम के साथ कनेक्ट साइन करने की मीरा की ये बात सुन उसके दोनों दोस्त कंफ्यूज थे। जो लड़की कल तक ठाकुर इंडस्ट्रीज को नीलाम करवा देना चाहती थी वो आज खुद उनको वापस से उठने में मदद करने वाली थी। भला ये कैसे हुआ और क्यों? मीरा के जाने के बाद भी उसके दोनों दोस्तों के दिमाग में यही सारी बातें घूमे जा रही थी। वहीं उसने साथ बैठा प्रेम अभी भी मुस्कुरा रहा था। मीरा के इस हाँ के पीछे आखिर वजह क्या था वो प्रेम से अच्छा भला कौन जान सकता था, पर प्रेम की इस मुस्कान को लगता है संध्या और कुमार की नज़र लग गई थी क्योंकि तुरंत ही प्रेम के साइड में बैठा सिद्धार्थ बोलता है, मैं ऐसे इनके साथ काम नहीं कर सकता, तुम भला मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? सिद्धार्थ की ये बात सुन उस रूम में बैठे तीनों लोग चौंक जाते हैं, पर अभी प्रेम कुछ बोल पता कि उससे पहले ही संध्या बोलती है, कौन सा काम और भला तुम्हें क्या करना है इसमें? पर सिद्धार्थ के ऊपर संध्या के इन बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे संध्या उस रूम में है ही नहीं, उसके लिए वो अभी भी अपने सवाल पूछने के बाद कुमार की ओर ही देखे जा रहा था। हमें कुछ डिस्कस करना है। प्रेम ये बात संध्या और कुमार की ओर देखकर बोलता है। प्रेम का इशारा समझ वो दोनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनका उस रूम से निकलना था कि तभी प्रेम पीछे मुड़ सिद्धार्थ की ओर देखता है जो अभी भी उसके ओर ही घुरे जा रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे घूरते देख प्रेम बिना कोई सवाल जवाब किए हुए सीधा सिद्धार्थ कर पैरों को पकड़ते हुए बोलने लगता है, बड़े भाई प्लीज हेल्प, आप नहीं जानते मैं कितने बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। भाई प्लीज आप ऐसे मुझे सहारा देकर बेसहारा नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है हमारे कंपनी की क्या हालत है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं। प्रेम को ऐसा करता देख सिद्धार्थ उससे दूर हो थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या तुम ऐसे डिस्कस करने वाले थे, ये सब ऊपर उठो। सिद्धार्थ की ये बातें सुन पहले तो प्रेम को थोड़ा डर लगता है, पर उसे पता था वो अपने को इसके अलावा और कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए एक बार सिद्धार्थ की और देख रोनी सूरत बना प्रेम वापस से उसके पैरों में गिर जाता है। भाई आप तो जानते ही हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते? भाई मैं मजबूर था पर मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करोगे, है ना भाई? ये बोलते हुए प्रेम सिद्धार्थ की ओर देखने लगता है जो अभी शायद इन सब के बारे में ही सोच रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे सोचते देख प्रेम तुरंत खड़ा हो उससे बोलता है, बड़े भाई क्या आप मेरा साथ अब नहीं देने वाले? पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जो मेरे ऑफिस से काम करने वाले थे वो यहाँ से करना, वैसे भी ये लोग अच्छे इंसान हैं। प्रेम की ये बातें सुन सिद्धार्थ को मीरा का ध्यान आता है। प्रेम और सिद्धार्थ को नहीं पता था पर अभी उनके बीच जो कुछ भी बातें हो रहा था वो सब मीरा अपने केबिन में बैठ सुन रही थी। प्रेम को ऐसे सिद्धार्थ के पैरों पर गिरते देख मीरा की चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं मीरा को ये भी बात अब पता चल गया था कि प्रेम की मदद अब से सिद्धार्थ कर रहा है।
मीरा यही सब देख रही थी कि तभी उसके देखा कि सिद्धार्थ बिना कुछ बोले अचानक से मीटिंग रूम का गेट खोल वहां से बाहर निकलता है। मीरा सिद्धार्थ को ऐसे बाहर निकलते देख तुरंत कॉरिडोर वाले कैमरे को चेक करती है, पर उसने सिद्धार्थ नहीं था। फिर वो मेन गेट पर लगे कैमरे को चेक करती है, पर सिद्धार्थ उसमें भी नहीं दिखता। ये देख मीरा अभी कुछ और करने ही वाली थी कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। मीरा तुरंत ही अंदर आने का परमिशन दे देती है। उसने एक बार भी अपने सामने खड़े आदमी को नहीं देखा, वो अभी भी अपने ऑफिस के सारे कैमरे को चेक करने में लगी हुई थी। सिद्धार्थ को ऐसे अचानक से गायब हुआ देख मीरा के सिर से पसीना आ गया था टेंशन की वजह से। अपने केबिन का कैमरा चेक किया, नहीं। अचानक से मीरा सामने वाले आदमी की आवाज पर ध्यान दिए बिना उसका जवाब दे देती है कि तभी उसके हाथ रुक जाती है। वो सामने देखती है तो सिद्धार्थ खड़ा था। पिछले 5-7 मिनट से सिद्धार्थ मीरा के सामने खड़ा था, वहीं मीरा उसको अपने ऑफिस के हर एक कोने में ढूंढने में लगी हुई थी। सिद्धार्थ को देखते ही मीरा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिद्धार्थ से मिल रही है, वो भी इतने सालों बाद अपने केबिन में। मीरा सिद्धार्थ को देख काफी हड़बड़ाई हुई थी और अभी उसकी बातें सुन वो समझ नहीं पा रही थी क्या बोले। फिर भी मीरा खुद को शांत करते हुए बोली, ओह सॉरी, वो बस मैं संध्या को ढूंढ रही थी। वैसे तुम मेरी ऑफिस में क्यों? क्या कोई सवाल था? मीरा के इतना सवाल पूछने की वजह से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। फिर भी वो उसके सवालों का बिना कोई जवाब दिए उसके सामने लगी चेयर पर बैठ जाता है। प्रेम ने मुझे बताया कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसके साथ काम करने मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ की बात सुनते ही मीरा अपना सिर झुकाते हुए बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सिद्धार्थ की ये बातें सुन मीरा की बोलती बंद हो जाता है। वो सीट की और बिना अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लिए देखने लगती है। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा कि आप ही गलत है, पर मुझे आपके बच्चे का व्यवहार सही नहीं लगता। मतलब वो हर रोज स्कूल में मेरी बेटी को तंग करता है, उसकी वजह से मिस्टी के घुटनों में भी चोट लगा था और आजकल मिस्टी तो अपना लंच भी नहीं कर पा रही है धूल की वजह से। ये सब बोलने के बाद सिद्धार्थ की नज़र उसके सामने बैठी मीरा पर जाती है, जिसके चेहरे पर अभी एक तिखी मुस्कान थी। सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ का मीरा का ये रवैया कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कुछ सेकंड रुक दोबारा बोलता है, मैं नहीं जानता ये वो क्यों कर रहा है, पर हो सकता है इसकी वजह स्कूल के पहले दिन वाली वो बात होगी, शायद तब से ही वो। अभी सिद्धार्थ अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही मीरा पूछती है, स्कूल के पहले दिन ऐसा क्या हुआ था? मीरा के इस प्रश्न को सुन सिद्धार्थ के मन में इस दिन के ख्याल आने लगते हैं जब ध्रुव से वो पहली बार मिला था और ध्रुव ने उसके पैरों से गले लगते हुए डैड कहा था। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी केबिन का गेट से कुमार आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का फाइल लेकर आता है। केबिन के अंदर आते ही कुमार को वो कमरा काफी गर्म फील हो रहा था। ये शायद इस वजह से था क्योंकि उसके बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ा होगा। यही सब सोचते हुए कुमार आगे बढ़ मीरा के हाथों में वो कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुमार का इतना करना था कि मीरा सुने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर वापस से कुमार को दे देती है। कुमार मीरा को ऐसे करते देख हैरान था। मीरा ने शायद से ये पहली बार किया था जब उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स एक बार भी सुने हुए उस पर सिग्नेचर किए थे। मीरा का सिग्नेचर लेने के बाद कुमार वो फाइल सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, प्रेम सर ने अपना अप्रूवल दे दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब आप भी यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दो। ये बोलते हुए कुमार सिद्धार्थ की ओर वो फाइल बढ़ा देता है। सिद्धार्थ उस फाइल को खोल कर देख पड़ता है तो उसमें बहुत ही बारे अक्षर के प्रेम ने अपना साइन किया हुआ था। प्रेम और मीरा के किए गए सिग्नेचर को कुछ सेकंड देखने के बाद अचानक से सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले उस पर अपना साइन कर देता है। सिद्धार्थ के साइन करते ही तुरंत कुमार उस फाइल को उठा अपने हाथ में ले उन दोनों से बोलता है, मैं अभी प्रेम सर को इस बारे में बता कर आता हूँ। सिद्धार्थ ने सिग्नेचर कर दिया था, अब उसे मीरा की कंपनी से ही काम करते हुए प्रेम के उस प्रोजेक्ट को संभालना है। ये सब सोच सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले वहां से उठ जाने लगता है कि तभी पीछे से मीरा की आवाज आती है, वैसे तुमने बताया नहीं क्या बोला था ध्रुव ने? वो उस दिन इतना बोल सिद्धार्थ चुप हो जाता है, फिर दोबारा बोलता है, वो शायद से आपके बेटे को कोई गलतफहमी हो गई थी जिसके वजह से वो उस दिन मुझे पापा बोल रहा था। खैर मुझे लगता है ये उसका मजाक है, फिर भी मैं चाहता हूँ आप उसे समझाएं कि वो मिस्टी को तंग ना करे क्योंकि वो बहुत ही मासूम बच्ची है। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही मीरा तुरंत से जवाब देती है, ध्रुव भी मासूम बच्चा ही है। मीरा के इस जवाब को सुन सिद्धार्थ कुछ सेकंड वहीं रुक अपने सामने खड़ी मीरा को देखता है जो अभी काफी उदास लग रही थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उससे आगे कुछ न बोलकर वहां से जाने की सोच वापस से मुड़ता है। तभी मीरा की कही उस बात को सुन वो चौंक जाता है। सिद्धार्थ तुरंत दोबारा मुड़ पूछता है, ये सोचते हुए कि शायद से उसने कुछ गलत सुना होगा।
क्या ये गलतफहमी मुझे भी हो रहा है? शायद क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है तुम ही उसके डैड हो। एपिसोड 130 क्या विक्रम ही है सिद्धार्थ का खूनी? ये गलतफहमी मुझे भी हो रहा है, शायद क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है तुम ही उसके डैड हो। मीरा की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के पैर रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मीरा अभी अपने चेयर पर बैठे हुए उसके ओर ही देख रही थी। मीरा को ऐसे कुछ सेकंड देखने के बाद सिद्धार्थ उसके बातों का कोई जवाब न देकर बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो मीरा के केबिन से बाहर निकल जाता है। मीरा के ऑफिस के बाहर निकलते ही सिद्धार्थ अपने सीने पर हाथ रखता है। उसे अभी अपने हार्ट बीट की रफ्तार काफी तेज महसूस हो रही थी। ये सिद्धार्थ के साथ तीसरी बार हुआ था। अपने सीने पर कुछ सेकंड हाथ रखने के बाद सिद्धार्थ पीछे मुड़ मीरा के केबिन की ओर देखता है। सिद्धार्थ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों हर बार मीरा के सामने आने से उसे ऐसा फील होता है, पर उसके पास अपने इन सवालों की कोई जवाब नहीं था, ना ही वो मीरा से अपने इन सवालों के जवाब मांग सकता था। इसलिए कुछ देर मीरा के बद केबिन की ओर देखते हुए सिद्धार्थ वहां से एक गहरी सांस ले आगे की ओर बढ़ता है। सिद्धार्थ अभी ऑफिस से निकल ही रहा था कि तभी प्रेम उसके सामने आ उससे गले लगाए हुए बोलता है, बड़े भाई थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, आपने बचा लिया। देखना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे सबक सिखाता हूँ। सिद्धार्थ को प्रेम के साथ भी एक अलग रिश्ता महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था कि जो कुछ भी प्रेम अभी उसके साथ कर रहा है वह पहले भी उसके साथ किसी ने किया है। प्रेम को ऐसे बच्चों जैसा हरकत सिद्धार्थ को अच्छा लगता था। सिद्धार्थ प्रेम को खुद से दूर करते हुए बोलता है, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, तुम जो मेरा हिस्सा है वो मुझे टाइम पर दे देना, बाकी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। प्रेम को इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ बिना प्रेम का जवाब सुने बिना आगे बढ़ गया, क्योंकि सिद्धार्थ अभी खुद की है अंदर चल रहे भावनाओं की दुविधा में फंसा हुआ था। वह इन लोगों के साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो वह इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जा रहा है। वह बात वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वही प्रेम अब भी वही खड़ा हो अपने भाई को ऐसे जाते देखे जा रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख प्रेम खुद में बोलता है, जो आपका है वो सब आपको बहुत जल्द मिलेगा भाई, बस अब आप सरप्राइज इसके लिए तैयार रहो, बाकी का सारा बंदोबस्त आपका ये छोटा भाई संभाल लेगा। प्रेम अभी खड़ा हो या सब खुद में ही बरबरा ही रहा था कि तभी दूसरे साइड से संध्या आकर अपने कमर पर हाथ रख उससे पूछती है, ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? संध्या की यह बातें सुन प्रेम कोई जवाब नहीं देता। वह तो वहां से जाना चाहता था, पर प्रेम को ऐसा खुद को इग्नोर करते देख संध्या को गुस्सा आ जाता है। वह प्रेम के सामने दोबारा से आ गुस्से में बोलती है, तुम्हें जानबूझकर ना प्रोजेक्ट का हेड सिद्धांत को बनाया ताकि मीरा इस डील को साइन कर ले। संध्या को ऐसे गुस्से में बोलते देख प्रेम हंसने लगता है। वह हंसते हुए बोलता है, ओह तुम तो सच में समझदार हो, चलो अच्छी बात है, अब जब तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वह तुम खुद ही पता कर लो। प्रेम की बातें सुन संध्या का तो मन हो रहा था कि वह अभी उसका सर फोड़ दे, पर वह अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी ऑफिस में काफी लोग थे जो अभी उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। संध्या की मजबूरी समझते हुए प्रेम कुछ देर उसे देख हंसने के बाद वहां से बाहर निकल जाता है। प्रेम को ऐसे खुद का मजाक उड़ाते देख संध्या अपना पैर गुस्से में भटकते हुए मीरा के केबिन की मेजा चिल्लाते हुए बोलती है, मीरा मीरा ये सब क्या है? उद्धरण। संध्या के चिल्लाने से मीरा का ध्यान टूटता है। मीरा भी अभी कुछ सोचने में ही लगी हुई थी। संध्या को ऐसे खुद के सामने चिल्लाते देख मीरा समझ गई थी कि उसकी दोस्त आखिर किस बारे में पूछने आई है, इसलिए संध्या को इग्नोर कर मीरा टेबल पर रखे उन फाइल्स में से एक फाइल को उठा उसे चेक करने लगती है। खुद को मिला द्वारा ऐसा इग्नोर होते देख संध्या का गुस्सा पहले से और बढ़ जाता है। वह तुरंत टेबल पर झुककर मीरा के हाथों से उस फाइल को छीनते हुए बोलती है, मीरा देख तू ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, आज तुझे मुझे जवाब देना ही होगा। आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? हाँ वो माथुर ग्रुप का फाइल है, ये काम मैं किसी और को देना चाहती थी, पर मुझे लगता है तू इसे करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए आज शाम तक इसे कंप्लीट कर तू कुमार को दे देना। मीरा की यह बातें सुन संध्या का तो मन हो रहा था कि वह अपना सर दीवार से मार फोड़ ले। पहले कुमार और अब मीरा, कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। आखिर क्यों? क्या उन्हें वह इतनी बेवकूफ़ लगती थी जो कोई भी उससे अपनी कोई प्लान या बातें शेयर नहीं करता था? पर इस बार संध्या भी हार नहीं मानने वाली थी। संध्या ने भी ठान लिया था कि वो मीरा की मन की बात जान के ही रहेगी, इसलिए संध्या मीरा की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोलती है,
यार देख, ये तेरा हर बार का है, मैं जब भी तुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी आती हूँ तू मुझे ऐसे ही काम थमा देती है, पर इस बार ये सब नहीं चलेगा। मुझे आखिर जानना है कि तेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सब कुछ जानते हुए भी आखिर तू खुद को क्यों तकलीफ देने जा रही है। मुझे अपनी लाइफ में दूसरों का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी खुशी से, इसमें तुझे परेशान या मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद को और अपने बेटे को संभाल सकती हूँ। संध्या को ऐसे जिद करते देख मीरा उससे इतना बोल वापस से अपने काम में लग जाती है, पर मीरा की यह बातें सुन संध्या बिल्कुल भी शांत नहीं होती। वह मीरा से और भी प्रश्न पूछने लगती है, पर मीरा ने उसके किसी भी दूसरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप से अपने काम में लगी रही, उसे जैसे संध्या के इन प्रश्नों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रेम आज काफी खुश था। एक तरफ इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसकी कंपनी को एक सहारा मिला था। वह कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। प्रेम के लिए अभी यह कॉन्ट्रैक्ट उस तिनके के समान था जो उसके कंपनी को बचा सकता था। दूसरी तरफ प्रेम अपने भाई और भाभी के रिश्ते में भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। वह वापस से अपने भाई और भाभी को साथ देखना चाहता था। इसीलिए प्रेम ने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट का हेड सिद्धांत को बनाया ताकि सिद्धार्थ पूरे टाइम मीरा के साथ रह सके। प्रेम का मानना था कि हो सकता है ऐसे ही मीरा को अपने सामने देखते रहने के बाद कहीं उसके भाई को सब कुछ याद आ जाए, वो वापस से अपने असली जिंदगी को पहचान जाए। इस खुशी को अपने पिता के साथ साझा करने के लिए प्रेम मीरा के ऑफिस से सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही अभी प्रेम घर के गेट पर ही पहुंचा था कि अपने सामने खड़े उन लोगों को देखकर प्रेम चौंक जाता है। प्रेम के सामने अभी उसकी भाभी कविता और उनका बेटा विकी था। अपने भाभी और भतीजे को ऐसे अचानक से सामने देख प्रेम चौंक जाता है, क्योंकि कल तक तो उसकी मां ने उसे उनके वापस आने के बारे में कोई भी बात नहीं कही थी। फिर आज ये सब अचानक से कैसे। अभी कविता और विकी लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठे हुए प्रेम की मां से ही बातें कर रहे थे। वही गेट पर खड़ा प्रेम अपने भाभी के ऐसे अचानक आ जाने के पीछे का वजह जानने में लगा था कि तभी विकी की नज़र प्रेम पर जाती है। प्रेम को देखते ही विकी चाचू चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ता है। विकी के ऐसे चिल्लाने से प्रेम का ध्यान टूटता है। विकी तुरंत आकर प्रेम के गले लगते हुए बोलता है, अंकल आप कहाँ थे, मैंने आपको कितना मिस किया। विकी को ऐसे खुद के गले लगे देख प्रेम उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अंकल ने भी अपने सौतन को बहुत मिस किया। प्रेम के इतना बोलते ही विकी उससे दूर होते हुए बोलता है, मैं सौता नहीं, मैं गुड बॉय हूँ। अच्छा बेटा तुम और गुड बॉय। ये बोलते हुए प्रेम घर के अंदर अपने भाभी से मिलता है। प्रेम को देखते ही उसकी भाभी बोलती है, देवर जी आप तो बहुत दुबले हो गए हो, लगता है आजकल आपको काम बहुत करना पड़ रहा है। प्रेम और उसकी भाभी की बहुत बनती थी शुरू से ही, क्योंकि कुछ हद तक दोनों एक जैसे ही थे। अपनी भाभी की ये बात सुन प्रेम सोफे पर बैठ विकी को अपने पास बैठाते हुए ड्रामा करते हुए बोलता है, हाँ भाभी मैं कहता नहीं आप ही हो जो मुझे समझती हो। वैसे विक्रम भाई कैसे है, इस बार भी वो घर नहीं आए। प्रेम की यह बातें सुनने के बाद कविता मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, अब मैं आपको हर रोज घी के पराठे खिलाऊंगी। वैसे इस बार किस्मत से उन्हें छुट्टी मिल गया था, वो भी साथ आए हैं। कविता की बात सुनते ही प्रेम चौंकते हुए बोलता है, क्या भाई भी आए हैं। विक्रम कभी भी घर नहीं आता था, वो शुरू में ही अपने घर से निकल गया था। उसके बाद वो तभी आया था जब उसने कविता से शादी कर ली थी। वो ये बताने के लिए और कविता को यहाँ छोड़ने के लिए आया था। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनने के बाद भी विक्रम घर नहीं आया था, उसने छुट्टी ना मिलने का बहाना बना लिया था। बाद में कविता को बुलाने के लिए भी विक्रम ने अपने एक स्टाफ को भेजा था, वो खुद नहीं आया था। फिर आज अचानक कैसे। यही सब बातें प्रेम के दिमाग में घूमने लगा कि तभी कविता बोलती है, हाँ वो भी आए हैं। वैसे तो पता नहीं उनका वह क्या काम मम्मी जी, क्योंकि वे हर रोज तो घर पर ही रहते थे, कभी ड्यूटी पर नहीं जाते थे, पर फिर भी उन्होंने कभी भी घर आने को नहीं कहा। और कल देखो अचानक से घर में बैठे बैठे ही बोलते हैं कि छुट्टी मिल गया है, घर चलो, डैड की तबीयत ठीक नहीं। कविता ये सब प्रेम की माँ का हाथ पकड़े हुए बोल रही थी, पर उसकी ये बातें सुनने के बाद प्रेम की आंखें तिरछी हो गई। वो तुरंत सोफे से उठते हुए पूछता है, वैसे भाई अभी कहाँ है। वो ऊपर पापा जी के कमरे में गए हुए हैं। कविता की ये बातें सुनते ही प्रेम तुरंत अपने डैड के कमरे की ओर बढ़ता है।